नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज का विषय है किसानों के प्रति महात्मा फुले के विचार, यानी कृषक जीवन की त्रासद महागाथा। उन्होंने इस विषय पर मराठी में शेतकऱ्यांचा आसूड यह पुस्तक लिखी थी, यानी किसानों का कोड़ा। किसी भी राज्य तथा देश के विकास में किसानों और मजदूरों की अहम भूमिका होती है। इनकी उपस्थिति दुनिया को निरंतरता प्रदान करती है, जिससे देश विकास के पथ पर सदैव अग्रसर रहता है। अर्थात देश और दुनिया को गतिमान रखने वाले समाज के इस विभिन्न घटक को जो सम्मान हमारे भारत देश में मिलना चाहिए था, वह अधिकाधिक सम्मान केवल बुद्धकालीन भारत को छोड़कर अन्य किसी काल में नहीं मिला। आज 21वीं सदी में भी किसानों मजदूरों की यही अवस्था है, जो हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। उनकी हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी किसान अपने द्वारा पैदा की हुई फसल का दाम तय करने में असमर्थ है। तथाकथित आज़ाद भारत की सरकार द्वारा किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई, वो सिर्फ सरकारी महकमे के फाइलों के कागज़ों में सिमट कर रह गई, या उसका लाभांश भी मिला तो बड़े बड़े खेतीहर काश्तकारों को। छोटे किसान आज भी पूर्णतः उनके लाभ से महरूम है। कर्ज में डूबे इन किसानों की टूटी कमर देश की जर्जर अवस्था की ओर इंगित कर देती है। अपने मजबूत हाथों से खाद्यान्न पैदा कर देश के लोगों का पेट भरने वाले किसान कर्ज से त्रस्त होकर देश के विभिन्न राज्यों, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल समेत तमाम राज्यों में आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस भयावह दौर में जब किसान और मजदूर मरने के लिए विवश हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तो हमें ज्योतिराव फुले की अमर कृति किसान का कोड़ा का उल्लेख करना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले की रचना किसान का कोड़ा, कल्टीवेटर्स व्हीप कोड, एक महत्वपूर्ण कृति है। प्रकाशन के 134वें वर्ष में इस कृति का पुनर्पाठ भारतीय समाज की उसकी मूलभूत सच्चाइयों से रूबरू कराना है, जो अभी तक हमारी अपर्याप्त दृष्टि के चलते ओझल रही और काल के गाल में समाने से बच गई। ज्योतिराव फुले ने 19वीं शताब्दी में किसानों और मजदूरों की इस दीन अवस्था के कारणों को जांचा। उन्होंने इन कारणों को उजागर करने तथा शूद्र किसानों के रक्षार्थ एवं उनकी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सन 1982-83 में इस पुस्तक की रचना की। यह किताब 18 जुलाई 1883 को लिखकर पूरी हुई, परंतु उनके जीवित रहते उनकी यह पुस्तक प्रकाशित न हो सकी। मुंबई, पूना, ठाणे, जुन्नर, ओतूर, हड़पसर, बंगड़ी तथा माल के कुरुल नामक गांव में उन्होंने इस किताब का वाचन किया। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के समक्ष जब ज्योतिबा फुले ने इस किताब का वाचन किया, तो महाराज ने इसे बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और क्रांतिकारी फुले को सम्मानित किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने किसान का कोड़ा पुस्तक की जो हस्तलिखित प्रति तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल सर फ्रेडरिक हैमिल्टन को कलकत्ता भिजवाई थी। यहाँ से जाते समय इस किताब का महत्व समझते हुए ब्रिटिशरों ने इस पुस्तक की प्रति कलकत्ता के राष्ट्रीय ग्रंथालय में सुरक्षित रखी थी। महान चित्रकार धनंजय कीर तथा एस.जी. मालशे ने यहीं से पुस्तक की माइक्रोफिल्म प्राप्त करके 1967 में सर्वप्रथम इसे प्रकाशित किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, यह ग्रंथ मैंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा प्राकृत के कई ग्रंथों और वर्तमान अज्ञानी शूद्रादि शूद्र की दयनीय स्थिति के आधार पर लिखा है। शूद्र किसानों की दुर्दशा के अनेक धार्मिक व राजनीतिक कारणों में से चंद कारणों की विवेचना करने के उद्देश्य से यह रचना लिखी गई है।
शूद्र किसान बनावटी व अत्याचारी हिंदू धर्म, सरकारी विभागों में ब्राह्मणों की भरमार, यो भोगी विलासी यूरोपियन सरकारी कर्मचारियों के कारण ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा सताए जाते रहे। इनकी हालत आज भी कमोवेश यही है। इस पुस्तक को पढ़कर वे अपने बचाव कर सके, इसी पुस्तक से इस पुस्तक का नाम किसान का कोड़ा रखा गया। कोड़ा का मतलब है चाबुक। किसान कोड़े का उपयोग तभी करता है जब बैल ठीक से काम नहीं करता। पहले तो वह कोड़ा उठाकर बैल को डराता धमकाता है और इस पर भी बैल काम न करे तो वो बैल की पीठ पर कोड़ा लगाता है। जब अस्लाया हुआ बैल तुरंत ठीक से काम करने लगता है। ज्योतिराव ने किसानों के अज्ञान का लाभ उठाकर उन्हें लूटने वाले, स्वयं चैन की बंशी बजाने वाले तथा मनगढ़ंत बेकार की कहानियाँ कहकर उन्हें ठगने वाले वरिष्ठ वर्गों तथा सरकारी कर्मचारियों को कोड़े लगाए हैं। साथ ही अंग्रेज़ों को भी आगाह किया है कि यदि वे किसानों का शोषण बंद न करें तो उन पर भी कोड़ा चलेगा। पुस्तक की प्रस्तावना में ज्योतिराव ने शूद्रों में व्याप्त अज्ञान फलस्वरूप उनका किस प्रकार से पतन हो गया, इसका विशद विवेचन किया है। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त, वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। अर्थात सारे अनर्थों का मूल अविद्या है। पुस्तक की भूमिका में ज्योतिराव ने स्पष्ट किया है कि आज किसान 3 प्रकार के हैं। शुद्ध किसान अर्थात कुणबी, दूसरे माली और तीसरे गडेरिया। 3 भेद होने का कारण यह है कि प्रारंभ में किसानों में मूलभूत खेती से ही जीवन निर्वाह करने वाले लोग कुर्मे कहे जाने लगे। धीरे धीरे जो किसान अपनी खेती संभालते हुए बागवानी करने लगे उन्हें माली कहा जाने लगा और फिर जो किसान खेती बागवानी दोनों करते हुए भेड़ बकरियां का पालन करने लगे वे गडेरिया कहलाने लगे। प्रारंभ में कामों के आधार पर किसान के ये 3 भाग बने, पर ये आज 3 पृथक जातियां हैं। इनमें आज शादी विवाह छोड़ खान पान आदि के सारे व्यवहार होते हैं। इससे पता चलता है कि कुर्मी, माली और गडेरिया एक ही शूद्र किसान वंश से निकले हैं। बाद में इन तीनों जातियों के लोग अपना मूल धंधा खेती छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए अन्य शहरों में बसने लगे। इनमें से प्राय अनपढ़, आस्तिक और थोड़े साहसी लोगों ने नंगे भूखे रहने पर भी अपनी खेती को संभाले रखा। पूर्णतः बेसहारा लोग गांव छोड़कर जिधर ठिकाना लगा उधर जाकर धंधा करने लगे। कुछ चारे का तो कुछ लकड़ी का, कुछ कपड़ों का तो कुछ ठेके का कारोबार करने लगे और कुछ लिखने का काम पकड़कर अंत में पेंशन लेकर इठलाने लगे। इन लोगों ने इस तरह पैसे कमाए और जायदाद खरीदी। पर इनके बाद शिक्षा विमुख इनके लापरवाह बच्चे जल्द ही कंगाल होकर अपने पिता को कोसने लगे। कितने के पूर्वजों ने सिपाहीगिरी और समझदारी के बल पर जागीरें बनाई, इनाम आदि पाए थे। कुछ तो शिंदे होलकर जैसे राजा बन गए थे। पर आज अज्ञानी निरक्षर होने से इनके वंशज अपनी अपनी जागीरें और इनाम को अपनी ज़मीन गिरवी रखकर या बेचकर कर्जदार बन गए हैं। कितने तो अन्न के भी मोहताज हैं। बहुत से इनामदारों और जागीरदारों के पूर्वजों ने कैसे कैसे पराक्रम किए थे और कैसे कैसे दुख झेले थे, यदि की कल्पना भी नहीं हो सकती। वे बिन मेहनत की मिली जागीर पर अज्ञानवश कुसंगति में पड़कर मौज मस्ती और दुर्व्यसनों में डूबे रहे। इस तरह विरले ही जागीरदार और ईमानदार बेकर्जदार मिलेंगे। आज जो छोटे मोटे राजघराने हैं उन पर भले ही कर्ज न हो, किंतु उनके आसपास के लोग और ब्राह्मण कर्मचारी इतने स्वार्थी, धूर्त और चालाक हैं कि वे इन राजघरानों को विद्या प्राप्त का चस्का ही नहीं लगने देते। इसी कारण इस राजघराने के लोग अपने वैभव को खोकर ऐसा समझते हैं कि उनके पुरखों ने केवल
उनके मौज मस्ती के लिए ही राज्य बनाया था। अपनी पुस्तक के पहले भाग में महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मण द्वारा किसानों का किस प्रकार शोषण किया गया है इसकी करुण कहानी सुनाई। वे कहते हैं कि ये ब्राह्मण पुरोहित धर्म के नाम पर इस निरक्षर शूद्र किसानों को संपूर्ण वर्ष भर बचपन से मृत्यु तक तथा गर्भ अवस्था से लेकर तीर्थ यात्रा तक किसी पाखंडी अंतहीन कर्मकांडों में उलझा कर रखते हैं और उनसे दान दक्षिणा वसूल करते रहे। जो ब्राह्मण संस्कृत न जानने के कारण पुरोहित नहीं बन सके वे साधु बन जाते हैं और इन निरक्षर तथा निर्धन बहुजन समाज के अज्ञान पर अपनी आजीविका कमाते हैं। ब्रिटिश शासन में किसानों की दुर्गति का वर्णन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक में कहा कि इन किसानों के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए धन नहीं है। उधर अंग्रेज अधिकारी अपना सारा समय मौज मस्ती में नष्ट करते हैं, इसलिए वो इन किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। सरकारी कामकाज के लिए उनके अधीन कार्यरत ब्राह्मण अधिकारियों के परामर्श पर निर्भर रहते हैं। किसानों ने उनके पास उनके परिवारों के भोजन के लिए न तो पर्याप्त अन्न है और न पहनने के लिए वस्त्र। ब्राह्मण व मारवाड़ी साहूकार किस प्रकार निरक्षर किसानों का शोषण करते थे, इस संदर्भ में महात्मा ज्योतिराव फुले आगे लिखते हैं कि उन्हीं दिनों बहुत से ब्राह्मण व मारवाड़ी साहूकार बिन भरोसे वाले निरक्षर किसान से कहते हैं, सरकारी कानून के कारण तुम्हारे खेत गिरवी रखकर हम कर्ज नहीं दे सकते, इसलिए यदि तुम अपने खेत हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें कर्ज दे देते हैं और कर्ज चुका देने पर हम तुम्हें फिर से तुम्हारे नामक खेत लौटा देंगे। इस तरह वे कस्में खाकर बोलते थे, पर इस धार्मिक अहिंसक साहूकारों से अनपढ़ भोले किसान अपने खेत शायद ही वापस ले पाते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस कृति में आर्यों का भारत पर आक्रमण और इसके परिणाम स्वरूप शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र रखने के अधिकारों से वंचित कर हजारों वर्षों की गुलामी में धकेल दिया, जिसका दुखदायी परिणाम भारत देश बहुसंख्य जनता को सदियों तक गुलामी के रूप में भुगतना पड़ा। अगर यहाँ के देशवासियों को शस्त्र रखने का अधिकार दिया गया होता तो ये देश कभी गुलाम न होता, जिसका प्रभावी वर्णन महात्मा ज्योतिराव फुले अपनी इस कृति में करते हैं। और वे कहते हैं कि यदि यह सत्य नहीं है तो इंग्लैंड के थॉमस पेन व अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन अपना वंशानुगत वीरता व बुद्धिमानी की शेखी बधारने वाले राजा महाराजाओं को कैसे शर्मिंदा करते थे। इनके अतिरिक्त बहुत से अनपढ़ काले सिपाही केवल पेट के लिए या कोर्ट मार्शल के भय से काबुल और इजिप्ट के जवामर्दों का मुकाबला करके युद्ध में अपनी जवामर्दी दिखाते हैं। और इसी तरह अमेरिका के समझदार विद्वानों में से पार्कर और मेरियन जैसे लोगों ने किसानों के घर जन्म लेकर भी अपने देश के शत्रुओं से साहस और जीत की संकल्प के साथ युद्ध किया। अंत बस यही सिद्ध होता है कि वीरता और कायरता वंशानुगत न होकर प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के गुणों और उसके वातावरण पर निर्भर है। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन व थॉमस पेन ने अपने देशवासियों के उद्धार के लिए जो कार्य किया उनकी ज्योतिराव ने सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपना ज्ञान वेद अध्ययन तक ही सीमित रखा, जिससे उनका युद्ध विद्या तथा विज्ञान से संबंधित ज्ञान विकसित न हो सका। इससे वे दूरबीन के प्रयोग से वंचित रहे। वे नहीं जानते थे कि दूरबीन की सहायता से अचूक हमला कैसा किया जाता है। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए ज्योतिराव ने लिखा है, यदि ब्राह्मण सचमुच ही देश का उद्धार करना चाहते हैं तो उन्हें जाति भेद तथा ऊंच नीच की सीख देने वाले अपने धर्म की भर्त्सना करनी चाहिए और जाति भेद को समाप्त कर देना चाहिए। जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक एकता नहीं हो सकती। कुछ अल्पशिक्षित शूद्रों को अपने पक्ष में
कर लेने में ब्राह्मणों को भले ही सफलता मिली हो, लेकिन उन शूद्रों को सच्ची स्थिति का ज्ञान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वास्तविकता जान लेने पर अंत में वे दुखी ही होंगे। दूसरी तरफ किसानों द्वारा अपने बच्चों की कम उम्र में शादी किए जाने पर उसके दुष्परिणामों से होने वाली हानि के लिए लताड़ लगाई है। वे कहते हैं, कम उम्र में ब्याहे जाने वाले लड़के और लड़कियां की उम्र में आने तक एक दूसरे के रंग रूप, आचरण, स्वभाव अच्छे नहीं लगते और दोनों में अनबन हो जाती है और कुछ नासमझ जवान लड़के अपनी जवान पत्नी को छोड़ देते हैं। ये परित्यक्त लड़कियां अपने पिता के घर ही उम्र बिता लेती है। शेष ऐसी लावारिस लड़कियां जीवन के थपड़े खाते खाते मर जाती है। किसानों के माता पिता बच्चों की राय लिए बिना ही बचपन में उनकी शादी कर देते हैं। इसलिए पत्नी पसंद न आने पर ऐसे लड़के दूसरा विवाह कर लेते हैं और किसी दूसरी स्त्री को रख लेते हैं। वे अपराधी है, मैं यह कह पाने में मुश्किल में हूँ, किंतु 4-5 शादियाँ कर लेने को कोई क्या कहेगा। मेरे विचार में उन्हें 5वीं शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब तक उनके मौत पर उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार से मुक्त हो जाएंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने यह भी सुझाव दिया है कि तमाशा करने वाले को अश्लील गीत गाने की मनाही की जाए। जोगनों, कलाबाज, नटनियों, मुरलियों, वेश्याओं की अलग बस्तियां हो। इससे किसानों की नई पीढ़ी तंदुरुस्त और बलशाली होगी। किसानों के मृत हो चुके खेतों को उपजाऊ बनाने हेतु तथा कृषि सुधारों के बारे में उनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारी रहमदिल सरकार को चाहिए कि वह किसानों को शिक्षा देने के साथ ही यूरोपियन किसानों के सामान्य यंत्रों से खेती करने के ज्ञान होने तक सभी गोरों मुसलमानों पर रोक लगा दे कि वे भारतीय गाय, बैल, बछड़े को न काटें। इसकी जगह भेड़ बकरी मारकर खाए अथवा विदेश से गाय बैल मंगाकर उन्हें मारकर खाए, वरना यहाँ के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु नहीं मिल सकेंगे। फिर गोबर आदि खाद की भी कमी हो जाएगी, जिससे किसान और सरकार दोनों को लाभ नहीं होगा। पत्ते, फूल, मरे हुए कीड़े मकोड़े व जानवर से सड़े गले सत्व ग्रीष्मकालीन वर्षा से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमारी उद्यमी सरकार ने करना चाहिए कि गोरे, काले सैनिकों और पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार मदद लेकर छोटे गड्ढे, तालाब बनाकर इन सड़े गले तत्वों को पानी के साथ खेत में पहुंचाए और शेष पानी नदी में बहा दें। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी अन्य सुधारों में हमारी सरकार जल अनुमानकों से राज्य के सभी खेत का निरीक्षण करवाए और जहां छोटे मोटे चलाने लायक पानी का अनुमान होगा, उन सभी जगहों को चिन्हित कर संबंधित गांवों का मानचित्र बनवाए। किसानों को ऋण से मुक्त किया जाए, साथ उत्तम बिजली, हल, औजार देकर उन्हें प्रशिक्षित किए जाए। श्रावण मास में कृषि प्रदर्शनी लगाई जाए तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इस ग्रंथ के अंत में महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्कॉटिश मिशनरी और सरकारी संस्थाओं का कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किया है, जिन्होंने उन्हें मनुष्य के अधिकारों के बारे में ज्ञान दिलाया। जिन अंग्रेज सज्जनों ने उनकी सहायता की, उन्हें धन्यवाद दिया है। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।